वेलकम बैक टू यूट्यूब तिवारी क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? एक बार जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारी क्लास 12th की बुक रिस्टा का चैप्टर 1, जिसका नाम है द थर्ड लेवल, और जिसके ऑथर या राइटर कौन है? हमारे जैक फिनी। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले बच्चों हम इस पूरे चैप्टर का ओवरव्यू जानेंगे कि इस चैप्टर में हमारे क्या दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। तो ये जो हमारा चैप्टर है द थर्ड लेवल, इसका तो पहले हम मीनिंग जानेंगे कि इसका मीनिंग क्या है। थर्ड लेवल का मतलब है तीसरा तल, है ना। तो ये जो हमारा चैप्टर है ये बेस है एक व्यक्ति के ऊपर जिसका नाम है चार्ली। चार्ली नाम के एक व्यक्ति हैं जो अपनी जीवन में बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, बहुत दुखी हो चुके हैं। और वो किसके पास में जाते हैं? मतलब जब वो एक बार सेंट्रल स्टेशन पे जाते हैं तो वो अपनी स्थिति में यानी हेलुसिनेट होते हैं, यानी भ्रम होता है उनको, अपनी ही इमेजिनेशन में खो जाते हैं। और वो कहाँ खो जाते हैं? सेंट्रल जो स्टेशन है उसके थर्ड लेवल पे। यानी वहाँ थर्ड लेवल नाम की कोई भी जगह नहीं है, बट वो क्या कहते हैं कि मैं थर्ड लेवल पे गया हूँ। अब देखिए, जो हमारा सेंट्रल स्टेशन है, जो न्यूयॉर्क स्टेशन है, वहां के जो अध्यक्ष होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, वो कसम खाने को तैयार है कि भैया यहाँ पे कोई भी थर्ड लेवल नहीं है। बट जो चार्ली है वो बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं होते। वो क्या कहते हैं कि नहीं भाई, मैं तो गया हूँ थर्ड लेवल पे, थर्ड लेवल तो यहाँ पर है। तो क्या होता है आगे? चार्ली के बाद जब कोई भी नहीं मानता तो चार्ली लास्ट में कहाँ जाते हैं? अपने मित्र के पास जाते हैं। उनका मित्र कौन होता है? एक साइकियाट्रिस्ट, यानी कि मनोवैज्ञानिक। जब वो उसके पास में जाते हैं, उसे अपनी सारी परेशानी बताते हैं कि भाई थर्ड लेवल पे मैं गया हूँ सेंट्रल स्टेशन के, बट सब लोग कहते हैं कि वहां पे थर्ड लेवल नहीं है। तो उनका जो मित्र होता है मनोवैज्ञानिक सैम, वो क्या बताता है उनको कि तुम क्या हो चुके हो, बहुत ज्यादा अपने जीवन में दुखी हो चुके हो, परेशान हो, तुम चीजों से भागना चाहते हो, इसलिए तुम्हें क्या है, ऐसा मतलब भ्रम की स्थिति हो रही है, इसलिए तुम्हें थर्ड लेवल दिखाई दिया। क्योंकि तुम्हें क्या चाहिए? अपने जीवन में बहुत ज्यादा शांति चाहिए, बहुत ज्यादा पीस चाहिए, इसलिए तुम्हें क्या दिखाई देता है? थर्ड लेवल दिखाई दिया, या तुम थर्ड लेवल पे पहुंच गए थे और अपनी इमेजिनेशन में पहुंचे थे, यानी कि ऐसी कोई जगह नहीं है। उसके बाद में क्या होता है, जब उनकी वाइफ को, चार्ली की वाइफ है जिसका नाम है लुइसा, जब लुइसा को ये चीज पता चलती है तो वो भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। उसे क्या लगता है कि मतलब वो दुखी होती है बहुत ज्यादा। वो अपने हस्बैंड को समझाने की कोशिश करती है, बट जो चार्ली है वो फिर भी मानने को तैयार नहीं होता। वो कहता है कि नहीं भाई, थर्ड लेवल है तो है, मैं गया हूँ तो गया हूँ फिर। ठीक है। तो ये जो पूरा चैप्टर है आपका, वो बेस है हमारे चार्ली के ऊपर, जो क्या कहते हैं कि थर्ड लेवल नाम की जगह है, बट जो दूसरे लोग कहते हैं कि थर्ड लेवल नाम की कोई जगह है ही नहीं। और एट लास्ट में क्या होता है, जो चार्ली होते हैं वो इतने ज्यादा मतलब अपनी इमेजिनेशन में खो जाते हैं कि उनका जो मित्र होता है उसके लिए भी वो इमेजिनेशन कर लेते हैं कि वो भी कहाँ पहुंच गया? थर्ड लेवल पे। यानी कि थर्ड लेवल से वो किस जगह पे पहुंचा है? गेल्सबर्ग। अब पहले हम जानेंगे कि जो चैप्टर है इसमें क्या चीज है। देखिए, जो पूरा चैप्टर है वो है हमारा टाइम ट्रेवल, यानी कि प्रेजेंट में रह के इंसान पास्ट में या अपने फ्यूचर में जब पहुंच जाता है उसको बोलते हैं हम टाइम ट्रेवल। ठीक है, यानी समय में यात्रा करना, यानी अपने दिमाग में अलग ही इमेजिनेशन बनाना, फ्यूचर को लेके या पास्ट को लेके। ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, ये जो हमारी स्टोरी है वो है 1894 की, यानी 1894 में पहुंच गया चार्ली हमारा। तो वो क्या सोचता है कि आज के टाइम में, यानी आज के टाइम में क्या है, इतनी परेशानियां, इतनी दिक्कत है, हर किसी को, हर कोई अपनी लाइफ में परेशान है किसी ना किसी चीज को लेके, कहीं भी पीस नहीं है। तो जो चार्ली है वो 1894 में पहुंच जाता है। और वो क्या कहता है कि 1894 में क्यों पहुंच रहा है वो यहाँ पे? क्योंकि 1894 में क्या होती थी? बहुत ज्यादा पीस होती थी, और हर इंसान, हर एक जो लोग होते थे वो कैसे रहते थे? बहुत शांति से रहते थे, प्यार से रहते थे, मिलजुल कर रहते थे, देन आज के टाइम के, है ना। इसलिए वो आज के टाइम से सीधे कहाँ पहुंच जाता है? 1894 की इमेजिनेशन करने लगता है, क्योंकि उसे वो टाइम बहुत ज्यादा पीसफुल दिखाई देता है। उसके बाद में हमारा क्या है, ये जब 1894 में चार्ली पहुंचता है तो ये 1894 का जो समय होता है वो उसमें वर्ल्ड वार से पहले का होता है। यानी कि जब ना तो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ होता है ना, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार होने के कई साल पहले की ये कहानी है, इसलिए वो 1894 में पहुंचता है, क्योंकि उस समय शांति है। तो ये जो आपका पूरा चैप्टर है ये इंटरेस्टिंग चैप्टर है और अच्छा भी है। हाँ, वो बात अलग है कि आपको थोड़ा सा इस चैप्टर में क्या होगा, कंफ्यूजन होगा, बट इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर लाइन बाय लाइन, क्योंकि अब आपको इस चैप्टर के बारे में पता चल गया है, इस चैप्टर किस बारे में है, किन चीजों के बारे में, इस चैप्टर में क्या बताया गया है। तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद जब आप पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा और इंटरेस्ट भी आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास लाइन बाय लाइन। तो
चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर द थर्ड लेवल। द प्रेसिडेंट ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क न्यू हेवन एंड द हार्टफोर्ड रेलरोड्स विल स्वेयर ऑन अ स्टेक ऑफ टाइम टेबल दैट देयर आर ओनली टू। द प्रेसिडेंट ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल के अध्यक्ष एंड द न्यूयॉर्क और न्यूयॉर्क के जो अध्यक्ष हैं वो क्या करते हैं, न्यू हेवन और हार्टफोर्ड रेल रोड्स पे की जो टाइम टेबल्स हैं उसकी शपथ लेते हैं, यानी उसकी कसम खाते हैं कि वहाँ पर कितने हैं, सिर्फ दो ही फ्लोर हैं, यानी कि वहाँ पर सिर्फ दो ही हैं। बट आई से देयर आर थ्री, बट मैं कहता हूँ कि वहाँ पे थ्री हैं, यानी जो वहाँ के अध्यक्ष हैं वो समय सारणी की शपथ खा के कहते हैं कि सिर्फ वहाँ पे कितने लेवल है, 2 लेवल है। बट जो इसमें हमारे कैरेक्टर हैं वो क्या बताते हैं कि नहीं, वहाँ पर क्या है, 3 लेवल हैं ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। किसके? ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के, यानी ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के कितने फ्लोर हैं, 3 लेवल हैं। यस आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप। वो आगे क्या बता रहे हैं कि मैंने एक स्वाभाविक कदम उठाया। आई टॉक टू माई साइक्रेटिस्ट फ्रेंड ऑफ माइंड अमोंग अदर। मैंने क्या करा, जो मेरे मनोचिकित्सक मित्र हैं उनसे बात करना जरूरी समझा और किसी की बजाय, यानी मैंने और किसी से बात करना उचित नहीं समझा, बल्कि किससे बात करना उचित समझा, अपने जो मित्र थे उनके साथ में, जो मनोचिकित्सक थे। आई टोल्ड ही, मैंने उन्हें बताया अबाउट द थर्ड लेवल ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। किसके बारे में? जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है उसके बारे में। एंड ही सेड, और उसने कहा, इट वॉज अ वेकिंग ड्रीम विद फुलफिलमेंट। ये चीजें क्या है, दिन में सपने देखने के जैसी हैं, यानी उनका जो मनोचिकित्सक मित्र होता है वो उन्हें क्या समझाता है कि तुम क्या कर रहे हो, दिन में सपने देख रहे हो। ही सेड आई वॉज अनहैप्पी, उसने मुझसे कहा, यानी कि जो मनोचिकित्सक है उसने कहा कि तुम क्या हो, बहुत ज्यादा अनहैप्पी हो, यानी ना खुश रहते हो। डैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड, और इस चीज ने मेरी वाइफ को क्या कर दिया, परेशान कर दिया या पागल कर दिया, यानी ये चीज सुन के उनकी वाइफ क्या होती है, बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। बट ही एक्सप्लेन डैट ही मीन्ट द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ द इनसिक्योरिटी, फियर, वार, वॉरी एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट, एंड डैट आई जस्ट वांट टू escape. वेल हु डज नॉट, एवरीबॉडी आई नो वांट टू escape. वो आगे क्या बता रहे हैं कि जो उनका मनोचिकित्सक मित्र था उसने उन्हें क्या एक्सप्लेन करा, अपनी बात की व्याख्या करते हुए बताया कि मेरे कहने का मतलब है कि तुम जो आजकल का संसार है वो किससे भरा हुआ है, असुरक्षा से, डर से, युद्धों से, चिंताओं से भरा हुआ है, और तुम उसी से क्या हो, बहुत ज्यादा पीड़ित हो, इसलिए तुम क्या चाहते हो, मन से भागना चाहते हो। आई जस्ट वॉन्ट टू escape, हाँ मैं इन चीजों से भागना भी चाहता था। वेल हु डज नॉट, आखिर कौन नहीं चाहता इन चीजों से भागना, यानी जो कैरेक्टर है हमारे चार्ली, वो क्या कह रहे हैं कि हाँ मैं इन चीजों से भागना चाहता था, और दुनिया में ऐसा कौन सा इंसान है जो इन चीजों से भागना नहीं चाहता है। एवरीबॉडी आई नो वांट टू escape, हर कोई व्यक्ति जिसे मैं जानता हूँ भागना चाहता है। बट दे डिड नॉट वंडर डाउन इनटू द एनी थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, बट हर कोई तो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड फ्लोर पर नहीं आ जाता, यानी वो क्या कह रहे हैं कि हर कोई अपने जीवन में परेशानियों से, समस्याओं से भागना तो चाहता है, पर हर कोई जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है उसके थर्ड लेवल पे तो नहीं आ जाता। बट दैट्स द रीजन ही सेड एंड माई फ्रेंड ऑल एग्री, सिर्फ यही कारण था, और जो मेरे मित्र थे, यानी जो मेरे मित्र थे सारे, वो क्या होगा, उसकी बात से सहमत हुए। एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट दे क्लेम्ड, उन्होंने कहा भैया कि हर बात इसी, मतलब इसकी जो बात है, यानी वो क्या करती है, इसी ओर संकेत करती है। दे क्लेम माई स्टैम्प कलेक्टिंग फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि मेरा स्टैम्प को कलेक्ट करना, यानी टिकटों को कलेक्ट करना था। डेट्स आर टेम्परेरी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, कुछ क्षणों के लिए जो रियलिटी थी, जो सच था, उससे मेरा क्या होना था, अलग होना था, यानी वास्तविकता से बचना था। क्या कैसे बचते थे वो कुछ समय के लिए, वास्तविकता से टिकट्स को कलेक्ट करके, यानी अपना जो दिमाग है उसको डिस्ट्रैक्ट करते थे दूसरी चीजों में। तो वेल मे बी, बट माई ग्रैंडफादर डिड नॉट नीड एनी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, बट जो मेरे ग्रैंडफादर थे उन्हें तो सच्चाई से भागने की कोई भी जरूरत नहीं थी, यानी जो चार्ली हैं वो क्या कहते हैं कि मैं सच्चाई से भागना चाहता हूँ, इसलिए शायद मैं टिकट कलेक्ट करता हूँ, बट जो मेरे ग्रैंडफादर हैं उन्हें तो कोई ज़रूरत नहीं थी सच्चाई से भागने की।
थिंग्स आर प्रीटी नाइस एंड पीसफुल। उन सब में जो चीजें थी वो बहुत अच्छी थी, पीसफुल थी यानी शांतिपूर्वक थी। इन दिस डे यानी आज की बजाय, यानी आज के दिनों में, आज के दिनों जो आजकल के दिन हैं वो तो बेकार हैं, मैंने मान लिया, बट जो पहले का टाइम था वो तो मैंने सुना है बहुत ज़्यादा पीसफुल था, बहुत अच्छा था। तो उन्हें टिकट कलेक्ट करने की ज़रूरत क्यों हुई? फ्रॉम ऑल आई हियर एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्टिंग। और वो आगे क्या बता रहे हैं, इसी तरह से मैंने अपनी जो कलेक्टिंग थी, जो टिकट कलेक्ट करना था वो प्रारंभ करा, और वो क्या था, मेरे लिए बहुत अच्छा था। इट इज़ नाइट कलेक्शन टू, यानी वो मेरे लिए बहुत अच्छा कलेक्शन था। ब्लॉक्स ऑफ 4 ऑफ द practically every US issue first day covers and so on। यूएस के द्वारा यानी अमेरिका के द्वारा, यूनाइटेड स्टेट के द्वारा जो भी टिकट क्या करे जाते थे, छापे जाते थे, यानी जो भी टिकट सबसे पहले आते थे उन टिकटों के चार के जोड़े क्या होते थे, पहले ही दिन बना लिए, मतलब पहले ही दिन इशू हो जाते थे, यानी कि आ जाते थे। और वो क्या करते थे, उनको इकट्ठा करते थे, जैसा कि आप जानते हैं। प्रेसिडेंट रूसवेल्ट कलेक्ट स्टैम्प टू जो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट थे वो भी क्या करते थे, टिकटों को इकट्ठा करने का काम करते थे। एनीवे हियर व्हाट हैपन एट ग्रैंड सेंट्रल। खैर छोड़ो, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे क्या हुआ, यानी उस जगह पर क्या हुआ था। वन नाइट, एक दिन रात को, लास्ट समर आई वर्क लेट एट द ऑफिस। गर्मियों का टाइम था, मैं अपने ऑफिस से लेट में काम करके आ रहा था, यानी लेट काम खत्म हुआ था मेरा और मैं वापस आ रहा था। आई वॉज इन अ हरी टू गेट अप डाउन टू माई अपार्टमेंट, सो आई डिसाइड टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल बिकॉज इट इज फास्टर देन द बस। वो क्या बता रहे हैं आगे, चार्ली, कि आई वॉज इन हरी, मैं जल्दी में था, टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट, अपने घर पहुंचने के, यानी अपने घर पहुंचने के लिए मैं जल्दी में था। सो आई डिसाइडेड, इसलिए मैंने निश्चय करा, टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल बिकॉज इट इज़ फास्टर देन द बस, कि मैं कहाँ से जाऊँगा, ग्रैंड सेंट्रल जो सबवे है वहाँ से जाऊँगा, उस स्थान से होता हुआ जाऊँगा, क्योंकि वो क्या है, ज़्यादा तेज़ी से चलता है, किससे, बस से, यानी कि वहाँ से जो मुझे ट्रेन वगैरह मिलेगी वो तेज़ी से चलती हैं, देन किससे, बस से। Now I don't know why this should have happened to me। मुझे नहीं पता, अब मुझे नहीं पता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। I am just an ordinary guy named Charlie। मैं एक बहुत ही साधारण व्यक्ति था जिसका नाम क्या था, चार्ली था। 31 years old, मैं कितने था, 31 साल का था। यानी कि ये जो जिसकी कहानी चल रही है थर्ड लेवल पे, जो अपने मित्र के पास जाते हैं, मनोज जी के सब मित्र के पास जाते हैं, अब उनका नाम आपको यहाँ पता चला है, उनका नाम क्या था, चार्ली था, और वो कितने साल के थे, 31 यानी 31 साल के थे। एंड आई वॉज वेयरिंग अ 10 गार्बेटिंग सूट एंड अ स्ट्रॉ हैट विद अ फैंसी बैग। और मैंने क्या पहन रखा था, एक बड़ा सा कोट पहन रखा था, एक हैट लगा रखी थी गोल वाली, और उस पर क्या बना हुआ था, मतलब स्ट्रॉ हैट थी और उस पर एक फीता लगा हुआ था। आई पास अ डोजन मैन हु लुक जस्ट लाइक मी। मैं दर्जनों लोगों के पास से होके गुजरा जो लगभग देखने में मेरे ही जैसे थे। एंड आई वॉज नॉट ट्राइंग टू स्केप फ्रॉम एनीथिंग, मैंने किसी भी चीज़ से भागने की कोशिश नहीं करी। आई जस्ट वांटेड टू गेट होम टू लिजा माई वाइफ। वो आगे क्या बता रहे हैं, मैं सिर्फ अपने घर पहुंचना चाहता था, अपनी वाइफ के पास में पहुंचना चाहता था, जिसका क्या नाम था, लिजा। I turned into Grand Central from Vanderbilt Avenue and went down the step to the first level, where you take train like the 17th century। आगे उन्होंने क्या बताया यहाँ पे कि मैं वेंडरबिल्ट एवेन्यू में ग्रैंड सेंट्रल होटल की ओर मुड़ा और सीढ़ियों से उतरकर कहाँ पे पहुँचता हूँ मैं, प्रथम तल पे, यानी फर्स्ट लेवल पे पहुंचता हूँ। वेयर यू टेक ट्रेन लाइक द 20th सेंचुरी, जहाँ से आप 20वीं शताब्दी की गाड़ियाँ पकड़ सकते थे, या जहाँ पे 20वीं शताब्दी की गाड़ियाँ मिलती हैं। देन आई वॉक डाउन अनदर फ्लाइट टू द सेकेंड लेवल, उसके बाद मैं सेकेंड लेवल पे जाता हूँ। वेयर द सबर्न ट्रेन्स लीव फ्रॉम डेक्ट इनटू an arched doorway heading from the subway and got lost। जहाँ पर वो क्या बता रहे हैं, जब मैं सेकंड फ्लोर पे पहुंचा है, सेकंड लेवल पे पहुंचा,
जहाँ जहाँ से क्या मिलती थी, जो सिटीज हैं, जो छोटे छोटे शहर हैं, वहां के लिए गाड़ियां चलती थी और उनके दरवाजे कैसे होते थे, अर्धचंद्राकार के होते थे। आई टर्न इट इनटू ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम वेंडरवीट एवेन्यू। आगे क्या बता रहा है यहाँ पे चार्ली जो है वो कह रहे हैं कि मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन यानी एवेंडर एवेंडर वीट एवेन्यू में ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की ओर मुड़ा एंड वेंट डाउन टू स्टेप द फर्स्ट लेवल। और कहाँ पे गया, फर्स्ट लेवल की तरफ गया। वेयर यू टेक ट्रेन लाइक द 20th सेंचुरी, जहाँ पे आप 20वीं शताब्दी की गाड़ियां जो है वो मिलती थी, यानी 20वीं शताब्दी जैसी गाड़ियां मिलती थी। देन आई वॉक डाउन अनदर फ्लाइट टू द सेकेंड लेवल, उसके बाद मैं सेकेंड लेवल पे जाता हूँ। वेयर द सबबर्न्स ट्रेन लीव फ्रॉम डक्ट इनटू अ arched doorway heading from the subway and got lost। क्या बता रहे हैं वहां पे कि जब वो सेकंड लेवल पे जाते हैं वहां से कहाँ की गाड़ियां मिलती हैं, उपनगरीय, यानी कि जो छोटे छोटे जगह है वहां के लिए गाड़ियां मिलती हैं। और वहां का जो दरवाजा था वो कैसा था, अर्धचंद्रकार था, है ना, वहां का दरवाजा अर्धचंद्रकार के रूप में बना हुआ था। और वो वहां से होते हुए यानी दरवाजे के अंदर गए और कहाँ फिर जाते हैं, अंडरग्राउंड रेलवे यानी सबवे, यानी कि जो नीचे की तरफ अंडरग्राउंड रेलवे है उसकी तरफ बढ़ते हैं और क्या हो जाते हैं, गोट लॉस्ट यानी खो जाते हैं। डेट्स इजी टू डू, वो आगे क्या बता रहे हैं, यह आसान बात है। आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल हंड्रेड्स ऑफ टाइम, मैं यहाँ पे अंदर बाहर सैकड़ों बार गया हूँ, यानी वो क्या बता रहे हैं, मैं सेंट्रल स्टेशन पे कभी अंदर या बाहर कम से कम मैं सैकड़ों बार आ जा चुका हूँ। बट आई ऑलवेज बम्पिंग इनटू न्यू डोरवे एंड स्टेयर्स एंड कॉरिडोर्स, पर वो क्या बता रहे हैं, पर मुझे हमेशा से ही वहां पे नए दरवाजे, सीढ़ियां और कॉरिडोर देखने को मिलते हैं, यानी कि मुझे हर बार वहां अलग सी चीजें मिलती हैं। Once I got into a tunnel about a mile long and came out in the lobby of the Roosevelt Hotel। वो आगे क्या बता रहे हैं, वंस एक बार मैं 1 मील लंबी किसी सुरंग में घुस गया और रूजवेल्ट होटल की लॉबी से बाहर आया, यानी वो क्या बोल रहे हैं कि मैं वहां पे सेंट्रल जो रेलवे स्टेशन है वहां की एक लॉबी में घुसा, यानी कि एक जगह में घुसा और मैं कहाँ से बाहर, फिर जब मैं बाहर निकला तो क्या था, एक होटल था। और कौन सा होटल था वो, रूजवेल्ट होटल था। Another time I came up in an office building of 46th स्ट्रीट, वो आगे क्या बता रहे हैं, दूसरी बार मैं 46 स्ट्रीट की ऑफिस बिल्डिंग में आया जो क्या थी, 3 ब्लॉक्स अवे, जो 3 ब्लॉक हटकर थी। यानी कि जो चार्ली हैं उनका क्या था कि जो हेलुसिनेट होते थे वो, है ना, तो वो क्या बता रहे हैं कि मैं जब भी वहां पे जाता था सेंट्रल स्टेशन पे तो मुझे हर बार क्या मिलती थी, वहां पे डिफरेंट डिफरेंट चीजें देखने को मिलती थी। Sometimes I think Grand Central is growing like a tree, pushing out new corridor and staircase like roots। वो क्या बता रहे हैं, कभी कभी तो मुझे लगता है कि जो ग्रैंड सेंट्रल एक पेड़ की तरह फैला हुआ है, यानी जो स्टेशन है वो किसकी तरह, एक पेड़ की तरह है जिसकी जड़ें नए नए कॉरिडोर और सीढ़ियां निकालती रहती है, यानी कि जैसे पेड़ों में नई नई शाखाएं निकलती रहती हैं, सेम वो क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पे कि जो सेंट्रल स्टेशन है, जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है वो एक पेड़ की तरह है और उसकी जो पेड़ है वो नई नई गलियां या शाखाएं निकालता रहता है। There is a probably a long tunnel that nobody know about feeling its way under the city right now, on its way to Times Square and maybe another to Central Park, and maybe because for so many people those the year Grand Central has been an exist and way of the escape, maybe that's how the tunnel I got into। आगे क्या बता रहे हैं यहाँ पे चलिए कि there is probably a long tunnel, कि शायद ऐसा हो सकता है कि क्या हो, एक लंबी सी टनल हो, यानी कि कोई गलियारा हो भी सकता है, ऐसा नहीं है कि कोई सुरंग नहीं है, हो सकती है जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता, जो क्या कर रही है, नीचे ही नीचे यानी शहर के नीचे से एक लंबा रास्ता बनाती जा रही है और ये रास्ता कहाँ तक जाता है, टाइम स्क्वायर तक जाता है, एंड मे बी अनदर टू सेंट्रल पार्क। और आगे क्या बता रहे हैं कि और हो सकता है कि दूसरी सेंट्रल पार्क की ओर भी जाता हो, एंड मे बी बिकॉज फॉर सो मैनी पीपल दोज द ईयर। वो आगे क्या बता रहे हैं कि
ये भी हो सकता है क्योंकि कई वर्षों से बहुत से लोगों के लिए ग्रांड सेंटर से बाहर निकलने का दरवाजा क्या बन चुका है, एक पलायन का मार्ग बन चुका है। मे बी डेट्स हाउ द टनल आई गॉट इनटू, और शायद मैं भी उसी सुरंग में घुसा था। बट आई नेवर टोल्ड माई साइक्रेटिस्ट फ्रेंड अबाउट डेट आइडिया, पर मैंने अपने जो मित्र हैं, जो मेरे साइक्रेटिस्ट मित्र हैं, उनको इन चीज़ों के बारे में नहीं बताया। अब देखो यहाँ पे जो चालनी है वो क्या बताना चाह रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता था कि जो सिटी है हमारी, उसके नीचे ही नीचे क्या जा रही है, एक सुरंग जा रही है जिसमें बहुत से लोग जाना चाहते हैं, और शायद मैं भी उसी में गलती से घुस गया, या फिर मैं भी उसी सुरंग में घुस गया। यहाँ क्या मतलब है कि लोग सारी चीजों को छोड़ के, यानी अपनी सारी परेशानियों को, सारे डरों को छोड़ के कहाँ जाना चाहते हैं, अलग जगह जाना चाहते हैं। और शायद मैंने भी ऐसा ही करा, यानी अपनी सारी परेशानियों को, सारी जो प्रॉब्लम्स थी, जितनी भी दिक्कतें थी, उनको एक साइड में करा और एक अलग इमेजिनेशन में खो गया। द कॉरिडोर आई वॉज इन बिगेन angling left and the slanting downward, and I thought that was wrong, but I kept on walking. आगे चार्ली क्या बता रहे हैं, जिस कॉरिडोर में मैं था वह बाईं ओर की तरफ क्या कर रहा था, मुड़ा हुआ था या फिर नीचे की ओर जा रहा था। बट आई कीप ऑन वॉकिंग, मतलब फिर मैंने सोचा कि यह गलत था, पर मैं क्या हुआ, उस ओर चलता चला गया। यानी सेकंड लेवल पे क्या दिखा उन्हें, कॉरिडोर दिखता है जो नीचे की तरफ जा रहा है, और उन्हें क्या लगा कि जो वो सोच रहे हैं वो क्या है, गलत है, बट फिर भी उन्होंने क्या करा, उस जो जगह थी उसको फॉलो करा, यानी चलते गए। And I could hear was the empty sound of my own footstep, and I did not pass a stone. आगे क्या बता रहे हैं कि मुझे वहां पर कुछ भी सुनाई नहीं दिया, सिर्फ क्या सुनाई दे रहा था, मेरे ही कदमों की जो आहट थी, जो आवाज थी, वो सुनाई दे रही थी। Then I heard that short of the hollow roar ahead, that means open space and people talking. फिर वो क्या कह रहे हैं, तभी मुझे एक आवाज सुनाई देती है, मतलब आवाजें सुनाई देती हैं, और जिसका मतलब था कि खुले मैदान से बोलते हुए लोग, यानी कुछ लोगों की बोलने की आवाजें सुनाई देती हैं। द टनल टर्निड शार्प लेफ्ट, जो टनल थी, जो सुरंग थी, वो बाईं ओर मुड़ती थी। एंड आई वेंट डाउन अ शॉर्ट फ्लाइट ऑन स्टेयर एंड केम आउट ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। मैंने उसे फॉलो करा, उन सीढ़ियों को फॉलो करा, और मैं कहाँ गया, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पे, यानी जो तीसरा लेवल था उस पे मैं आ गया। फॉर जस्ट अ मोमेंट, कुछ क्षणों के लिए, आई थॉट, मैंने सोचा, आई वॉज बैक ऑन द सेकेंड लेवल, मुझे कहाँ जाना चाहिए, सेकेंड लेवल पे वापस जाना चाहिए। बट आई शा द रूम वॉज स्मॉलर, देयर वर फेवर टिकट्स विंडो एंड ट्रेन गेट्स, and the information booth in the center was wood and old looking. वो क्या बता रहे हैं कि मुझे कुछ पलों के लिए लगा कि मुझे वापस जाना चाहिए, कहाँ पर, दूसरे तल पर, यानी फिर उन्हें कुछ समय को लिए लगा कि मैं दूसरे तल पे आ गया हूँ। पर उन्होंने तभी देखा कि एक छोटा सा कमरा बना हुआ है, वहाँ पे टिकट विंडो भी है, यानी जहाँ टिकट कटती है वो भी है, टिकट खिड़कियाँ भी हैं, टिकट खिड़कियों की संख्या ट्रेन के दरवाजों पे कम थे। और क्या था वहां पर, एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर एंड वॉज वुड एंड ओल्ड लुकिंग, और जो इंफॉर्मेशन सेंटर था, जो कि सूचना कक्ष था, वो पुरानी डिजाइन का था, यानी पुरानी लकड़ियों का बना हुआ था। एंड द मैन इन द बूथ वर अ ग्रीन आई शेड एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर, और वहां पे जो आदमी बैठा हुआ था, उस कक्ष में जो आदमी बैठा हुआ था, उसका जो आंखें थी वो हरे रंग की लग रही थी, और उसने लंबे काले आस्तीन के जो प्रोटेक्टर थे, जो रक्षक थे, वो पहन रखे थे। द लाइट वर डिम, जो रोशनी थी वो कैसी थी, डिम थी। ऑफ द फ्लिकरिंग, और क्या हो रही थी, टिमटिमा रही थी। देन आई शॉ व्हाई दे वर ओपन फ्लेम गैस लाइट, और तब मैंने देखा कि अरे वो तो खुली हुई ज्वाला वाली गैस लाइटें थी, यानी जो उसे लाइटें दिखाई दे रही हैं, जो वो टिमटिमा रही हैं, वो कैसी हैं, गैस वाली लाइटें हैं। There were brass spittoons on the floor. वो क्या बता रहे हैं कि वहां पे एक ब्रास स्पाइटून्स पड़ा था, यानी कि थूकदान, पीतल का थूकदान
रखा हुआ था। कहाँ पर? फ्लोर पे। एंड अक्रॉस द स्टेशन अ ग्लिंट ऑफ लाइट कॉच माई आईज। और स्टेशन की दूसरी ओर से मेरी आंखों में क्या आ रही थी? जो रोशनी वो मेरी आंखों में सीधे पड़ रही थी, जिससे कि उनकी आंखें क्या हो रही थी? चमक रही थी। अ मैन वॉज पुलिंग अ गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट। उस आदमी ने अपनी पॉकेट में, अपनी जेब में क्या रख रखी थी? एक सोने की घड़ी रख रखी थी जो वो निकाल रहा था। ही स्नैप्ड ओपन द कवर ग्लैंस एंड हिज वॉच एंड प्रोवंड। आगे क्या बता रहे हैं वो? उन्होंने तभी देखा कि आदमी जो अपनी क्या कर रहा था? घड़ी निकाल रहा था। उसने तेजी से उसका कवर जो था घड़ी का, ऊपर जो ढक्कन लगा होगा उसकी घड़ी का, वो हटाया, अपनी घड़ी को देखा और क्या हो गया? वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। ही वोर अ डेरी हैट। उसने क्या पहन रखी थी? एक डरवी हैट पहन रखी थी। विद टीनी लेपल्स। और क्या थे उसके? टीनी लेपल्स थे, यानी लेपल मोड़ी पहन रखी थी। एंड ही हैड अ बिग ब्लैक हैंड लेबर मस्टिस। और क्या थी? उसकी बड़ी बड़ी सी बहुत ही मूछें थी। एंड ही हैड अ बिग ब्लैक एंड शादा एवरीवन इन द स्टेशन वाज ड्रेस लाइक 18-19 समथिंग। और वहां पे जितने भी लोग थे, यानी जो दोनों तरफ ऊपर की ओर, मतलब जो आसपास में जितने भी लोग थे, उन्होंने पाया कि सभी 1890 या उसके आसपास के समय के कपड़े पहने हुए थे। यानी ये देखो, 20th सेंचुरी की कहानी जो थी उसमें चार्ली कहाँ पहुंच जाते हैं? नब्बे शताब्दी में पहुंच जाते हैं, यानी 19th सेंचुरी में पहुंच जाते हैं। आई नेवर saw so many beard साइड बर्न्स एंड फैंसी मस्टर्स इन माई लाइफ। मैंने इस तरह की दाढ़ियाँ कभी भी अपने जीवन में, यानी दाढ़ी या मूछ मैंने आज तक अपने जीवन में नहीं देखी थी। अ वुमेन वॉक इन थ्रू द ट्रेन गेट। एक महिला जो थी, एक औरत जो थी, वो उन्हें ट्रेन गेट की तरफ से अंदर आई, यानी अंदर आते हुए दिखाई दी। She wore a dress with leg of the mutton sleeve and skirt to the top of her high buttoned shoes back of her out of the tracks. I caught a glimpse of the locomotive, a very small courier lives locomotive with a funnel shaped stack, and then I knew। वो आगे क्या बता रहे हैं चार्ली की? उन्हें एक महिला आती हुई दिखाई दी। उसकी जो स्कर्ट थी, उन उसकी मतलब उसने क्या कर रखा था? मटन, यानी सुंदर पोशाक जो थी वो पहन रखी थी, बाजू लगी थी जिसमें, है ना, बाजू लगी हुई सुंदर सी एक पोशाक पहन रखी थी जिसका नाम मटन था, यानी मटन की डिजाइन थी। और उसकी स्कर्ट उसके ऊंचे बटनों वाले जूते के ऊपरी भाग तक आती थी, यानी कि ऊपर तक की उसकी स्कर्ट थी। उसके पीछे जो पटरी के ऊपर एक इंजन की क्या दिखाई देती है? उन्हें झलक दिखाई देती है, यानी लोकोमोटिव, यानी इंजन की झलक दिखाई देती है। यह कुरियर एंड यूज कंपनी का छोटा सा इंजन था, यानी एक कंपनी थी कुरियर जो 19th सेंचुरी में चलती होगी, उसका क्या दिखाई देता है? उन्हें एक इंजन दिखाई देता है विद अ फर्नल शेप, ठीक है, जिसकी कीप यानी फनल जैसी चिमनी थी। एंड देन आई न्यू। और उसके बाद मैं समझ गया। To make sure, I walk over to a newsboy and glance at the stack of paper at his feet। आगे चार्ली क्या बता रहे हैं? टू मेक श्योर, मैं निश्चित होने के लिए, यानी मैं अपने आप को निश्चित करने के लिए कहाँ पे जाता हूँ? एक पेपर बॉय के पास, यानी पेपर बेचने वाले लड़के के पास में जाता हूँ, जिसके पैरों के पास में क्या लगा हुआ था? ढेर लगा हुआ था किसका? पेपर का। मैंने क्या करी? उस पर नजर डाली। इट वॉज द वर्ल्ड। वो कौन सा पेपर था? द वर्ल्ड। एंड द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन पब्लिश फॉर ईयर्स। और जो द वर्ल्ड था वो क्या बता रहे हैं वहाँ पे कि कई साल पहले ही वो क्या हो चुका था? पूरी तरह से पब्लिश होना बंद हो चुका था, यानी उसका प्रकाशन क्या हो चुका था? बंद हो गया था। द लीड स्टोरी सेड समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट कैलवेलैंड। आगे क्या बता रहे हैं कि जो उसके समाचार थे, जो हेडलाइंस थी, उसमें प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में कुछ लिखा हुआ था या फिर कुछ दिया हुआ था। आई हैव फाउंड दैट फ्रंट पेज सीन्स। आगे वो क्या बता रहे हैं कि बाद में पहला पृष्ठ मुझे कहाँ मिलता है? वो पब्लिक लाइब्रेरी में, यानी पब्लिक लाइब्रेरी की जो फाइल्स हैं उसमें मुझे वो पहला पेज पहले ही मिल चुका था। एंड इट वॉज प्रिंटेड जून 11, 1894। और ये पहली बार
कब पब्लिश करा गया था? 11 जून 1894 में। यानी चार्ली क्या बता रहे हैं कि अपनी बात को श्योर करने के लिए कि थर्ड लेवल के बारे में निश्चित होने के लिए वो कहाँ पे जाते हैं? जो ग्रांड सेंट्रल स्टेशन था उसमें एक न्यूज़पेपर बॉय मिलता है, यानी एक लड़का मिलता है पेपर वाला, उसके पास जाते हैं। वहाँ पे बहुत सारे पेपर रखे होते हैं। उन्हें जब उनमें हेडिंग देखते हैं वो जो किसके बारे में दी हुई थी? प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में दी हुई थी। तो उन्हें वो जो हेडिंग थी, जो भी वो अखबार था, वो उन्हें बहुत पहले ही लाइब्रेरी में मिल चुका था। I turned toward the ticket window, knowing that here on the third level at Grand Center, I could buy ticket that would take Lisa and me somewhere in the United States we want to go. आगे आगे क्या बता रहे हैं यहाँ पे चार्ली कि ये जानने के बाद में वो कहाँ मिलते हैं, कहाँ मुड़ते हैं? टिकट विंडो की तरफ, यानी जहाँ टिकट मिलती है वहाँ उधर की तरफ मुड़ते हैं। ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल, जो ग्रैंड सेंट्रल का थर्ड लेवल है। आई कुड बाई टिकट दैट वुड टेक लुइसा एंड मी समवेयर इन द यूनाइटेड स्टेट वी वांट टू गो, कि यहाँ से हम यानी मैं, चार्ली और उनकी जो वाइफ है लुइसा, वो कहीं भी जा सकते थे यूनाइटेड स्टेट में जहाँ वो जाना चाहें। इन द ईयर 1894, यानी 1994 में। यानी यहाँ पे चार्ली क्या बताना चाह रहे हैं कि मैं और लुइसा को वर्ष 1994 में अमेरिका के जिस भाग में मैं चाहता वहाँ पे मैं उसे ले जा सकता था, या फिर हम वहाँ जा सकते थे। एंड आई वॉन्टेड 2 टिकट्स टू गेल्सबर्ग। आगे वो क्या बता रहे हैं? मुझे गेल्सबर्ग इलिनॉइस के लिए क्या चाहिए थे? 2 टिकट्स चाहिए थे, यानी 2 टिकट मुझे गेल्सबर्ग और इलिनॉइस के लिए चाहिए थे वहाँ पर। हैव यू एवर बीन देयर? इट इज़ अ वंडरफुल टाउन स्टिल विद बिग ओल्ड फ्रेम हाउस, ह्यूज लॉन्स एंड द ट्रेमड्रोवस ट्री हुज ब्रांचेस मीट ओवरहेड एंड रूफ ऑफ द स्ट्रीट। वो आगे क्या बता रहे हैं चार्ली यहाँ पे? क्या आप कभी वहाँ गए हैं, यानी क्या आपका कभी वहाँ जाना हुआ है? इट इज़ अ वंडरफुल टाउन, ये कैसी जगह थी? बहुत ज़्यादा खूबसूरत जगह थी। विद बिग ओल्ड फ्रेम हाउस, इसके घर कैसे थे? बहुत बड़े बड़े थे, यानी कि बड़े बड़े घर थे। और किसके बने हुए थे? लकड़ियों के ढांचे के बने हुए थे। और क्या था वहाँ पे? बड़े बड़े लॉन थे, है ना। और क्या थे? विशाल, यानी बहुत बड़े बड़े से पेड़ थे जो सिर के ऊपर आसमान से, ऐसा लगता था जो सिर के ऊपर आसमान से, जिनकी जो ब्रांचेस हैं वो मिली हुई हों। एंड इन 1894 समर इवनिंग वर ट्वीस एज स्लो। और 1994 में जो गर्मी की शामें होती थी वो कैसी होती थी? आज की मतलब अपेक्षा में ज़्यादा बड़ी हुआ करती थी। एंड पीपल सेट आउट ऑन दियर लॉन, तो जो लोग थे वो क्या करते थे? अपने लॉन में बैठा करते थे, यानी कि जो अपना लॉन है वहाँ पर आराम से गर्मियों के दिनों में बैठा करते थे। द मैन स्मोकिंग सिगार, जो आदमी लोग थे वो क्या करते थे? सिगार पीते थे। एंड टॉकिंग क्वाइटली, और क्या करते थे? शांतिपूर्वक बातें क्या करते थे। द वुमेन वोविंग पल्म लीफ फैंस, और जो औरतें थी वो क्या करती थी? ताड़ के पत्तों से हवा करती रहती थी। विद द फायर फ्लाइज ऑल अराउंड, हर समय हर तरफ क्या होते थे? जुगनू ही दिखाई देते, यानी रात के समय हर तरफ जुगनू दिखाई देते थे। इन अ पीसफुल वर्ल्ड, और वो समय जो था वो कैसा था? बहुत ज़्यादा पीसफुल था, यानी शांति वाला था। टू बी बैक देयर विद द फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टिल 20 ईयर ऑफ एंड वर्ल्ड वार सेकेंड ओवर 40 ईयर्स इन द फ्यूचर, आई वॉन्टेड 2 टिकट फॉर डैट। और वो आगे क्या बता रहे हैं कि ऐसे समय वहाँ पहुँचना जबकि क्या है, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था अभी 20 वर्ष दूर, और द्वितीय विश्व युद्ध के भविष्य में 40 वर्ष शेष थे। यानी कि वो क्या बताना चाह रहे हैं कि वो ऐसी जगह पे पहुंचना चाहते थे कि जहाँ पे क्या है कि विश्व युद्ध होने में अभी 20 साल थे और सेकेंड वर्ल्ड वार होने में 40 ईयर्स थे। आई वॉन्टेड 2 टिकट्स फॉर डैट, मैं वहाँ के लिए क्या चाहता था? 2 टिकट्स चाहता था। The clerk figured the fare. He glanced at my fancy headband, but the figured the fare, and I had enough for 2 coach ticket one way. आगे चार्ली क्या बताते हैं? द क्लर्क फिगर्ड द फेयर, जो क्लर्क था उसने क्या करा? किराए का हिसाब लगाया। आई ग्लैंस एट माई फैंसी हेडबैंड, ही यानी उसने देखा किसे? जो मेरे हेड के ऊपर, जो टोपे के ऊपर मेरे क्या बंधा हुआ था? एक फीता बंधा हुआ था, उसकी तरफ देखा। बट ही फिगर्ड द फेयर, उसने क्या बताया? किराया बताया। एंड आई हैड इनफ फॉर 2 कोच टिकट
वन वे। बट मेरे पास में जो पैसे थे वो सिर्फ एक तरफ के थे, यानी मैं एक तरफ की ही दो टिकटें ले सकता था, उधर से वापस आने के मेरे पास में पैसे नहीं थे। बट वेन आई काउंटेड आउट द मनी एंड लुक अप द कलर वॉज स्टेरिंग एट मी। बट जब मैंने पैसों को निकाला और गिन के उसे देने लगा तो कलर ने मेरी तरफ घूर के देखा। ही नोडेड एट द बिल्स। उसने पैसों को देखते हुए कहा, डेट डेट ए नोट मनी मास्टर, ही सेड। वो क्या कहता है कि ये पैसे नहीं है। एंड इफ यू आर ट्राइंग टू स्कीन मी, अगर तुम मुझे मूर्ख बनाना चाहते हो, यू वुड नॉट गेट वेरी फार। तो आगे क्या बताता है वो से कि ये पैसे नहीं है, और अगर तुम मुझे मतलब क्या बनाना चाहते हो, मूर्ख बनाना चाहते हो या मुझे धोखा देना चाहते हो, तो इसमें तुम्हें क्या नहीं मिलेगी, कोई भी सफलता नहीं मिलेगी। एंड ही ग्लेंस एट द कैश ड्रॉवर बिसाइड हिम। और उसने फिर किसकी तरफ देखा, यानी जो कैश ड्रॉवर था जहां पैसे रखे होते थे उसकी तरफ देखते हुए उसने कहा कि अगर तुम मुझे मूर्ख बनाना चाहते हो तो तुम उसमें कामयाब नहीं हो पाओगे। अब फॉर द मनी वॉज ओल्ड स्टाइल बिल। वास्तव में जो पैसे रखे थे वो पुराने समय के थे। हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी आर नाउ डेज। और हमारे आजकल के पैसों से वो जो नोट थी वो कैसी थी, बहुत ज्यादा छोटी थी, यानी आकार में कैसी थी, छोटी नोट थी। एंड डिफरेंट लुकिंग, और देखने में भी बहुत अलग थी। आई टर्न इट अवे एंड गोट आउट फास्ट। मैं मुड़ा और एकदम तेजी से वहां से भाग लिया। देयर इज नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन इन 1894। क्या बता रहे हैं चार्ली आगे कि 1894 में, यानी 1894 में जेल जाना क्या है, बहुत ही बेकार है। यानी कि 1894 क्यों ना हो, जेल क्या होती है, कभी भी अच्छी नहीं होती है। एंड डेट वॉज डेट। आगे क्या है यहाँ पे, और अब कहने या करने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। आई लेफ्ट द सेम वे आई कम। मैं उसी जगह से वापस चला गया जहां से आया था। आई सपोज नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आवर आई ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक, नियरली ऑल वी हैड, एंड bought old style currency डेट रियली वॉरिड माई साइक्रेटिस्ट फ्रेंड। वो क्या बता रहे हैं आगे कि अगले दिन मैंने जब लंच करने के लिए बैठा, यानी जब वो लंच कर रहे थे, तो उन्हें लंच के समय उन्होंने बैंक से कितने डॉलर निकाले, $300 निकाले, और जो पुरानी मुद्रा थी, जो पुराने पैसे थे उनको खरीदा, यानी $300 में उन्होंने पुरानी करेंसी जो थी, पुरानी मुद्रा थी, उसको खरीदा था। At almost any coin dealer, but you have to pay the premium $300, bought less than 200 in old style bill। पर वो क्या बता रहे हैं कि जब नए पैसों से आप पुरानी मुद्रा खरीदते हैं तो उसमें क्या मिलते हैं, आपको कम पैसे मिलते हैं। यानी उन्होंने $300 दिए और $300 के बदले उन्हें सिर्फ कितने डॉलर मिले थे, $200 मिले। बट आई डिड नॉट केयर, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। एक्स वर 13 सेंट्स डोजन इन 1894। वो आगे क्या बता रहे हैं कि मुझे बिल्कुल भी इन चीज़ों से फर्क नहीं पड़ा कि मुझे $300 के बदले में $200 मिले, पर मुझे क्योंकि 1994 था, उसमें अंडे जो थे वो 13 सेंट प्रति दर्जन मिला करते थे। यानी कि जो पुराने समय थी वहाँ पे जो चीज़ें थी वो बहुत ज़्यादा सस्ती मिला करती थी, इसलिए उन्हें क्या हुआ, कोई भी बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा, बिल्कुल दुख नहीं हुआ। बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर। बट मुझे आज तक वो कॉरिडोर यानी वो गलियारा नहीं मिला। डेट लीड टू द थर्ड लेवल एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, जो कहा जाता था, ग्रांड सेंट्रल स्टेशन की तरफ जाता था। ऑल दोज आई हैव ट्राइड ऑफन इनफ। यद्यपि मैंने बहुत ज्यादा कोशिश भी करी उस चीज को पाने की। यानी क्या बता रहे हैं कि वो गलियारा जो था जहाँ पे मैं पहली बार सेंट्रल स्टेशन पे गया और वहां से भाग के आ गया था पुरानी करेंसी खरीदने के लिए, वो गलियारा उसके बाद मुझे आज तक वो जगह नहीं मिली। लुइसा वॉज अ प्रिटी वॉरिड व्हेन आई टोल्ड हर ऑल दिस। जो उनकी वाइफ थी लुइसा, वो क्या होती है, बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, चिंतित हो जाती है जब वो इस बारे में जानती हैं। एंड डिड नॉट वांट मी टू लुक फॉर द थर्ड लेवल एनी मोर। और वो चाहती है कि मैं थर्ड लेवल को और ना ढूंढूं, यानी मैं क्या कर दूं, कुछ समय के लिए थर्ड लेवल को ढूंढना बंद कर दूं। एंड आफ्टर अ वाइल आई स्टॉप इट। और कुछ समय बाद मैंने वो स्टॉप कर दिया। आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प, बट नाउ वी आर बोथ लुकिंग एवरी वीकेंड बिकॉज
नाउ वी हैव प्रूफ दैट द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर। वो क्या बता रहे हैं, उसके बाद मैं फिर से अपने जो टिकट स्टैम्प कलेक्ट करने की जो मेरी आदत थी मैं उसमें लग गया। यानी उन्होंने उसे ढूंढना बंद कर दिया और फिर से अपने टिकट कलेक्ट करने में वो लग गए। पर वो जब आखिरी दिन होता था सप्ताह का, तो वो दोनों जाते थे क्या ढूंढने के लिए कि थर्ड लेवल है कि नहीं है, और वो इस चीज का मतलब क्या देना चाहते थे, प्रमाण देना चाहते थे, यानी दूसरों को बताना चाहते थे। माई बेस्ट फ्रेंड सैम वेनियर डिसअपियर्ड, नो बॉडी न्यू वेयर। जो आगे क्या बता रहे हैं वो कि मेरा एक फ्रेंड है सैम वेनियर, वो क्या हो गया, डिसअपियर्ड हो गया, यानी पूरी तरह से खो गया है। नो बॉडी न्यू वेयर, किसी को नहीं पता कि वो कहाँ गया। बट आई शॉर्ट ऑफ द सस्पेक्टेड बिकॉज सेम सा सिटी बॉय, क्योंकि मुझे शक है कि सैम क्या था, एक शहर के रहने वाला लड़का था। एंड आई यूज टू टेल हिम अबाउट द गेल्सबर्ग, जिसे मैंने किसके बारे में बताया था, गेल्सबर्ग के बारे में बताया था। आई वेंट टू स्कूल देयर, जहाँ पे मैं स्कूल में पढ़ने गया, यानी चार्ली क्या बता रहे हैं कि सैम को मैंने गेल्सबर्ग में के बारे में बताया था, और गेल्सबर्ग में क्या हुई थी, मेरे स्कूल की शिक्षा हुई थी, यानी मैं गेल्सबर्ग में पढ़ने जाता था। एंड ही ऑलवेज सेड ही लाइक द साउंड ऑफ द प्लेस, और वो हमेशा मुझसे कहता था कि मुझे उस जगह का जो साउंड है, जो नाम है, वो क्या है, बहुत ही अच्छा लगता है। एंड दैट्स वेयर ही इज ऑल राइट इन 1894, और वो क्या करता है, पूछता है कि अब वह 1984 मतलब कि वह स्थान कहाँ पर है, और अब 1984 में शायद वो यानी वहीं पर पहुंच गया। यानी चार्ली कह रहे हैं उनको लगता है कि उनका जो मित्र है वो वहीं पर पहुंच चुका है। बिकॉज वन नाइट, क्योंकि एक रात, फ्यूजिंग विद माई स्टैम्प कलेक्टिंग, जब मैं क्या कर रहा था, अपने स्टैम्प को कलेक्ट कर रहा था, यानी जब मैं स्टैम्प को कलेक्टिंग में लगा था, आई फाउंड वेल डू यू नो व्हाट अ फर्स्ट डे कवर इज, मुझे वहां पर क्या मिलता है, पेपर पर मिलता है जिसका क्या नाम था, पेपर का फर्स्ट डे। और उसका जो कवर था, जो उसका पेज था, उस पर तुम्हें पता है क्या लिखा था। यानी वो पूछ रहा है कि मुझे एक दिन पेपर मिला फर्स्ट कवर, और उस पर तुम्हें पता क्या लिखा था, उस पर लिखा था व्हेन अ न्यू स्टैम्प इज इशू स्टैम्प कलेक्टेड बाय सम। बाकी क्या बता रहा है कि जब क्या हुए थे स्टैम्प, जब स्टैम्प इशू हुए थे, यानी पहली बार स्टैम्प आए थे, और जब स्टैम्प पहली बार खरीदे गए थे, तो उसका जो कवर था, जो उसका लिफाफा था, एंड यूज देम टू मेल एनवेलप टू देमसेल्फ ऑन आ वेरी फर्स्ट डे ऑफ द सेल एंड द पोस्ट मार्क प्रूव द डेट। वो आगे क्या बता रहे हैं कि जब वो पहली बार स्टैम्प खरीदा गया, तो उस पे क्या था, डेट लिखी हुई थी, तारीख लिखी हुई थी, मोहर लगी हुई थी, जिससे कि उस पे क्या हो जाता है, कुछ चीजें सिद्ध हो जाती हैं। द एनवलप इज कॉल्ड अ फर्स्ट डे कवर, जो एनवलप था, जो लिफाफा था, वो किसका था, फर्स्ट डे जो न्यूज़पेपर है उसका था। दे आर नेवर ओपन, यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द एनवलप, तुम इस लिफाफे को कभी भी नहीं खोल सकते, यानी उस लिफाफे को आप खोल नहीं सकते। बट उसके अंदर क्या होता था, एक प्लेन पेपर, उसके अंदर जो प्लेन पेपर होता था, सिर्फ उस पर उसे क्या करा जाता था, उसके ऊपर उस लिफाफे के अंदर रखा जाता था। लिफाफे के अंदर सिर्फ क्या होता था, एक प्लेन पेपर होता था, और लिफाफे पे क्या लगे होते थे, स्टैंप लगे होते थे। डेट नाइट देयर वर नो, देयर आर नेवर ओपन, यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द एनवलप, यानी आप क्या कर सकते हो, उसको कभी भी बाहर नहीं निकाल सकते, उसके अंदर क्या होता था, एक ब्लैंक पेपर होता था। डेट नाइन अमोंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर, आई फाउंड वन डेट शुड नॉट हैव बीन देयर। वो क्या बता रहे हैं कि मुझे फर्स्ट डे जो कवर था उसके पास में, या उसमें एक ऐसी चीज मिली जो मुझे उस दिन नहीं मिलनी चाहिए थी। बट देयर इट वॉज, पर उसमें वो थी। इट वॉज हिज होम इन गेल्सबर्ग, डेट्स वॉट द एड्रेस ऑन द एनवलप सेट। वो आगे क्या बता रहे हैं कि क्योंकि किसी ने इसे गेल्सबर्ग में मेरे दादाजी के घर में जो डाक था उसमें भेजा था, और उस पर क्या लिखा हुआ था, एक पुराना पता लिखा हुआ था, यानी पुराने घर का पता लिखा हुआ था, किसमें, उस जो कवर में उन्हें मिली चीज उसमें लिखा था। एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 1894, और वो 18 जुलाई 1904 से यहाँ पर पड़ा हुआ था। द पोस्ट मार्क, वो आगे क्या बता रहे हैं, उस पर क्या था, पोस्ट मार्क, यानी डाकखाने की मोहर थी। शो डैट, जो दिखाती थी, येट आई डिड नॉट रिमेम्बर इट एट ऑल, क्या बता रहे हैं, वहाँ उस पर डाकखाने की मोहर थी, फिर भी मुझे इसकी बिल्कुल भी याद नहीं थी, यानी मुझे ये जो स्टैम्प था वो बिल्कुल भी याद नहीं था।
The stamp was a 6 cent dull brown with a picture of the president Garfield। वो आगे क्या बता रहे हैं कि वो जो जो वहां पे उन्हें लिफाफा मिला वो हल्के भूरे रंग का था। उस पर प्रेसिडेंट गेरफील्ड का क्या बना हुआ था, एक चित्र बना हुआ था। यानी कि जैसे मोहर वगैरह जो हमारे स्टैम्प होते हैं उस पे चित्र बने होते हैं, ऐसे उन्हें जो लिफाफा मिला उस पे किसका चित्र था, प्रेसिडेंट गेरी फील्ड का। Naturally, when the envelope came to Granddad in the mail, it went right into his collection and stayed here till I took it out and opened it। वो क्या बता रहे हैं आगे कि जब ये लिफाफा मेरे दादाजी को मिला होगा डाक से, तो मेरे दादाजी ने उसे एज अ कलेक्टिंग, यानी जो उनकी आदत थी टिकट्स कलेक्ट करने की, उसके रूप में इसका संग्रह कर लिया होगा और यही मुझे क्या है अब दिखाई पड़ा, या फिर अब ये मेरे तक पहुंच चुका है। द पेपर इनसाइड वॉज नॉट ब्लैंक इट रीड। वो क्या लिख कहते हैं कि अंदर कोरा कागज नहीं था, उस पर लिखा हुआ था, यानी उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था उस पे लिखा था 1941 विलियर्ड स्ट्रीट, गेल्सबर्ग, इलिनॉइस, जुलाई 1894। चार्ली, यानी कि एक पत्र था उसमें लिखा था चार्ली। आई गॉट टू विशिंग दैट यू वर राइट। मैं आशा करता हूँ कि तुम्हारी बात ठीक हो, यानी तुम जो कह रहे हो वो ठीक हो। देन आई गॉट टू फॉर बिलीविंग यू वर राइट। उसके बाद में मुझे यकीन होने लगा, विश्वास हो गया कि तुम बिल्कुल सही कह रहे थे। एंड चार्ली इट इज ट्रू, और चार्ली ये बात सही भी है। आई फाउंड द थर्ड लेवल, मैंने तीसरे लेवल को पा लिया है। आई हैव बीन हेयर 2 वीक्स, मैं 2 सप्ताह से यहाँ हूँ। एंड राइट नाउ, और अभी डाउन द स्ट्रीट एट द Delhi someone in the playing a piano and they are all out of the front porch sing Nelfie home and I am invited over for the humid। आगे वो क्या बता रहे हैं कि उन्हें जो पत्र मिलता है उसमें लिखा हुआ था कि मुझे यकीन है कि तुम जो कह रहे हो वो बिल्कुल सही होगा, और मैं मतलब तुम्हारे और मैं क्या हूँ यहाँ पे 2 हफ्ते से इस जगह पे रह रहा हूँ, यानी जो जगह चार्ली के द्वारा बनाई गई थी अपने दिमाग में, उस जगह पे वो रह रहे हैं, और मुझे तीसरा तल जो है वो मिल भी गया है। और दिल्ली में कोई आदमी क्या कर रहा है, यहाँ पर पियानो बजा रहे हैं, यानी एक आदमी है जो दिल्ली पे पियानो बजा रहा है, और वे सब सामने वाले जो पोर्चे हैं सिंग नेली होम गा रहे हैं, यानी एक गाना गा रहे हैं जिसका नाम है सिंग नेली होम। एंड आई एम इनवाइटेड ओवर फॉर द लियोमोनेड। वो आगे क्या बता रहे हैं, और मुझे शरबत पीने के लिए, यानी कि नींबू का शरबत पीने के लिए क्या करा गया है, यहाँ पे इनवाइट करा गया है। कम ऑन बैक चार्ली एंड लुइसा। वो आगे क्या बता रहे हैं, लुइसा और चार्ली वापस आ जाओ। कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल। आगे क्या था, उनसे बताया गया था कि तुम यहाँ पर वापस आ जाओ जब तक कि तुम्हें तीसरा लेवल ना मिल जाए। फाइंड दैट इट्स वर्थ इट बिलीव मी, और मेरी बात मानो यह काम करने लायक है। और उस पे क्या लिखा हुआ था, द नोट इज साइन सैम। उस नोट पे, उस पत्र पे साइन किसके हो रहे थे, सैम के, यानी जो उनका मित्र था उसके साइन थे। एट द स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर आई गो टू, आई फाउंड आउट दैट सेम बॉट $800 वर्थ ऑफ द ओल्ड स्टाइल करेंसी। आगे चल क्या बता रहे हैं कि टिकट और सिक्कों की जिस दुकान पे मैं जाता था वहां से मुझे पता चला कि जो सैम था उसने क्या करे थे, $800 खर्च करे थे, किसके लिए, पुरानी करेंसी पाने के लिए, यानी ओल्ड करेंसी के लिए। डेट आउट टू सेट हिम अप इन द नाइस लिटिल हे। आगे वो क्या बता रहे हैं कि इस धन से वह एक छोटा सा भूसी, चारा और अनाज का धंधा आराम से चला सकता था, यानी कोई भी बिजनेस कर सकता था। नाइस लिटिल है फीड द ग्रेन बिजनेस, यानी जिसमें उसे क्या होता, फायदा होता, यानी अनाज का धंधा चलाता या भूसी का चलाता, कोई सा भी धंधा चलाता, इतने पैसों में तो उसे क्या होता, बहुत ज्यादा फायदा होता। ही ऑलवेज सेड, वो हमेशा कहता था, डेट्स वॉट ही रियली विश he could do and he certainly cannot go back to his old business। वो हमेशा कहता था कि वह यही काम करना चाहता था, यानी
वो अपने पुराने धंधे, जो पुराना काम था उसमें वो वापस नहीं लौट सकता। नॉट इन गेल्सबर्ग, आगे क्या बता रहे हैं वहाँ पे, गेल्सबर्ग इल्लिनोइस जो थी जगह वहाँ पर, इन 1894, यानी कम से कम 1984 में गेलिसबर्ग इल्लिनोइस में तो नहीं, यानी कि जो जगह है वो गेलिसबर्ग और इल्लिनोइस में, वहाँ तो वो वापस नहीं लौट सकता था। वाई सैम वॉज माई साइक्रेटिस्ट, अरे सैम वो मेरा मनोचिकित्सक था, यानी चार्ली क्या कह रहे हैं कि सैम क्या था, मेरा मनोचिकित्सक था। यानी कि जो आपके यहाँ पे चार्ली हैं वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा हेलुसिनेट होते हैं, यानी भ्रमित होते हैं, वो परेशान है, इसलिए क्या कर लिया उन्होंने अपने दिमाग में एक अलग ही चीज़ें, अलग ही इमेजिनेशन बना रखी। आई होप कि ये चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा, एक बार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग तिवारी क्लासेस, टेक केयर एंड बाय बाय।